नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें देखेंगे अपन कोशिका विभाजन में कि किस प्रकार कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना। जो कोशिका विभाजन होता है, इस कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम पादप कोशिका में देखा गया था। पादप कोशिका में देखा और इसे स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के बारे में डार्लिंगटन वैज्ञानिक ने बताया था। जो कोशिका विभाजन होता है ये तंत्रिका कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन एब्सेंट होता है, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। इसका कारण है इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का अभाव होता है। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से ही इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्व स्थित कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान समसूत्री जो विभाजन होगा उस विभाजन के दौरान दो कोशिका बनती हैं और दोनों कोशिका जनक कोशिका से समानता दर्शाती हैं। बनने वाली संतति कोशिका जनक कोशिका के समान होगी, गुणसूत्रों की संख्या समान होगी और एक कोशिका से दो कोशिका, एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से चार कोशिकाएं बनती हैं। जनरली अपने शरीर के अंदर शरीर की वृद्धि इन क्रियाओं में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अगर युग्मकों का निर्माण करना हो जैसे अंडाणु शुक्राणु, यानी युग्मक निर्माण के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन होगा और सामान्य काय कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन जो होगा वो दो अवस्थाओं में बटा हुआ होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो पहले देखेंगे अपन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी दो अवस्थाओं में बटा हुआ होगा, यानी केंद्रक विभाजन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अपन समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में फर्स्ट करेंगे अपन केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन दो अवस्थाओं में बटा हुआ होगा। फर्स्ट इंटरफेज या अवस्था, दूसरी एम अवस्था या माइटोटिक अवस्था। अंतरावस्था तीन भागों में बटी हुई होती है। जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था। जीवन अवस्था के अंदर प्रोटीन प्लस आरएनए का संश्लेषण होगा जीवन अवस्था में, और इसमें जो कोशिका होगी वो उपापचय रूप से अधिक क्रियाशील होती है। इस अवस्था के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। इसके अलावा इसमें कारक काय का निर्माण होगा।
ऐसा अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा यानी डीएनए की संख्या डबल होगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। प्रोटीन G2 अवस्था में प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस एटीपी का निर्माण होगा। इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी G2 अवस्था के दौरान। इसके बाद देखिए अपन एम अवस्था 4 भागों में बटी होगी। प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अंतरावस्था जो होगी इसमें जो कोशिका चक्र होता है उस कोशिका चक्र का 90% भाग अंतरावस्था में व्यतीत करेगी कोशिका, 5% भाग ही अवस्था में व्यतीत करती है। जो एम अवस्था होती है इसे अपन नाटकीय अवस्था भी कहते हैं। नाटकीय अवस्था एम अवस्था कहते हैं। अंतरावस्था सर्वाधिक सक्रिय अवस्था होती है क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस अंतरावस्था को विश्राम की अवस्था भी मानते हैं। और ये अंतरावस्था जो होगी ये दो विभाजनों के मध्य की अवस्था होती है। तो कैसे देखते हैं अपन, S और G2 यहां से लेकर यहां तक अंतरावस्था। तो जैसे अंतरावस्था कंप्लीट होगी उसके बाद एम अवस्था स्टार्ट होगी। एम अवस्था में प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज कंप्लीट होते ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्योंकि समष्टि जो विभाजन होगा वो दो अवस्थाओं में होगा। फर्स्ट केंद्रक विभाजन, जब केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा तब फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जो जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वो खांच विधि द्वारा होता है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया फरो मेथड या खांच मेथड के द्वारा संपन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका पट्ट विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो देखते अपन एम अवस्था में फर्स्ट अवस्था प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अंतरावस्था में G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। तो G2 अवस्था के बाद आने वाली अवस्था प्रोपेज अवस्था होती है। और इस प्रोपेज अवस्था में जो होगा इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका ये सभी विलुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें संघनन की क्रिया होती है। तो समझेंगे अपन डायग्राम के माध्यम से। मेटाफेज में गुणसूत्र मेटाप्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में करते हैं। एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का प्रतिकृतिकरण होगा, यानी सेंट्रोमियर का एप्लीकेशन होगा, सेंट्रोमियर की संख्या डबल हो जाती है। टीलोफेज अवस्था ये जस्ट अपोजिट होती है प्रोपेज अवस्था की। प्रोपेज अवस्था में जो होगा वो इसका अपोजिट इसमें होगा। इसमें केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली ये सभी विलुप्त हो जाते हैं। तो टीलोफेज अवस्था में इन सभी का निर्माण हो जाएगा। टीलोफेज अवस्था के बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वो खांच विधि द्वारा होगा। तो समझते हैं अपन, देखेंगे अपन फर्स्ट अवस्था प्रोपेज अवस्था। प्रोपेज अवस्था के दौरान जो क्रोमेटिन जालिका होगी उस क्रोमेटिन जालिका में संघनन की क्रिया होगी, निर्जलीकरण की क्रिया होगी। की वजह से क्रोमेटिन जालिका संघनित होगी और क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करती है। प्रोपेज अवस्था के दौरान समजात गुणसूत्र के जोड़े बन जाते हैं। और इस प्रोपेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तंतुओं का निर्माण हो जाएगा तारकाई के द्वारा। इस अवस्था के बाद देखेंगे अपन अगली अवस्था मेटाफेज अवस्था। प्रोपेज अवस्था थी तो इसमें जो समजात गुणसूत्र के जोड़े बने इनमें आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। मेटाफेज अवस्था में केंद्र में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे मेटाप्लेट का निर्माण होगा, यानी गुणसूत्र एक सीधी रेखा में
व्यवस्थित होंगे और व्यवस्थित होने से एक प्लेटनुमा संरचना दिखाई देगी, तो उस प्लेटनुमा संरचना को मेटाप्लेट कहते हैं। और इस मेटाफेज अवस्था में आरकाय से तंतुओं का निर्माण होगा और ये तंतु सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाते हैं और इसमें संघनन की जो क्रिया हुई थी स्टार्ट प्रोफेज अवस्था में, वो मेटाफेज अवस्था में पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद इसमें गुणसूत्र अधिक स्पष्ट और मोटे हो जाते हैं। इसलिए मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना कि किस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मेटाफेज अवस्था के बाद अगली अवस्था है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था के दौरान सेंट्रोमियर की संख्या डबल हो जाती है, डबल सेंट्रोमियर का निर्माण होगा। सेंट्रोमियर के प्रतिकरण होगा। अब तंतु काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद तंतुओं में खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से गुणसूत्र विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आधे गुणसूत्र ऊपर की ओर और आधे गुणसूत्र नीचे की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। और जो इनकी भुजाएं होगी वो केंद्र की ओर होगी, तो सिरे होंगे वो ध्रुवों की ओर होते हैं। और तीन प्रकार के तंतुओं का निर्माण होगा। गुणसूत्रीय तंतु, अंतर क्षेत्रीय तंतु जो इन गुणसूत्रों के बीच में प्रेजेंट होंगे, निरंतर तंतु जो इनको टच नहीं होने देंगे, एक दूसरे से जुड़ने नहीं देंगे, इनके बीच बीच में उपस्थित होते हैं। और ये सभी तंतु मिलकर तंतु उपकरण का निर्माण करते हैं। इसके बाद एनाफेज अवस्था के बाद एनाफेज अवस्था के अंदर जो मुख्य कंडीशन होगी वो सेंट्रोमियर का प्रतिकरण होना। इसके बाद अगली अवस्था आएगी टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था के दौरान जो होगा प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होगा। केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका पुनर्निर्माण होगा। पुनर्निर्माण कोशिका के अंदर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है और इसमें संघनन की क्रिया द्वारा गुणसूत्रों का निर्माण हुआ था, इसमें असंघनन की क्रिया होगी जिससे गुणसूत्र वापस क्रोमैटिन जालिका का निर्माण कर लेंगे। इसमें समजात गुणसूत्र बने थे, इसमें वापस गुणसूत्र असमजात बन जाते हैं। और अभी तक जो देखा अपन ने वो देखा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। अब इसके बाद देखेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन में दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। कोशिका झिल्ली के अंदर जो तंतु प्रेजेंट होंगे उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा एक्टिनोमायोसिन, उससे खाज बनती है और खाज धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती हुई जाएगी और एक से दो उत्तरी सेल में डिवाइड हो जाती है और उत्तरी केंद्रक पृथक उत्तरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे खाज दी द्वारा। इसके बाद देखिए अपन समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन जंतुओं की कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन द्वारा मरम्मत, टूट-फूट, आदि कार्य किए जाएंगे शरीर के। चोटग्रस्त ऊतकों का निर्माण भी समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो पुरानी कोशिकाएं होंगी उनका प्रतिस्थापन भी समसूत्री विभाजन द्वारा होगा। कोशिकाओं का प्रतिस्थापन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और निम्न श्रेणी के पादप या जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया भी समसूत्री विभाजन द्वारा देखी जाती है। समसूत्री विभाजन शारीरिक वृद्धि, जंतुओं में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इसी के साथ अपन ने कंप्लीट कर लिया समसूत्री विभाजन को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान अपन अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन
जो होगा वो दो अवस्थाओं में बटा हुआ होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।